नीतीश की पार्टी में बड़ा खेल हो रहा है, मोदी अब क्या करेंगे। जो नीतीश एक बैसाखी है नरेंद्र मोदी के, उनकी बैठक हुई पटना के अंदर। जब बैठक हुई तो उसमें कुछ लोगों को बुलाया गया और कुछ लोगों को नहीं बुलाया गया। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार यह मन टटोलने का कार्य कर रहे हैं कि उनके अंदर पार्टी में वह स्लीपर सेल कौन है, और कौन चाहता है कि इंडिया गठबंधन के साथ हम रहें, और कौन चाहता है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें, और कौन चाहता है कि पार्टी को पहले प्राथमिकता दे कि पार्टी हमारी किसके साथ सुरक्षित रहेगी। आप दर्शक इन तथ्यों में एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा, और न समझ आए जो दर्शक हमारे लाइव लेट जुड़े हैं, वह लाइव समाप्त होने के बाद रिमाइंड करके आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या इन सारे जो 5 पॉइंट्स हमने निकाले हैं, इन 5 पॉइंट्स में क्या कोई भी एक व्यक्ति है या कोई भी एक पार्टी या एक नेता ऐसा है जो इस देश के युवा के रोजगार के बारे में चर्चा बैठक कर रहा है या महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कर रहा है। क्योंकि 4 चीजें अहम है: रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन 4 चीजों के बारे में कौन बात कर रहा है, यह समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि यह जो रिपोर्ट सारी है, इसमें एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा कि जो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करता हो। तो आप ध्यान दीजिए, नीतीश कुमार की जब बैठक हुई पटना के अंदर जेडीयू की, तो आधे लोगों को बुलाया गया, आधे लोगों को नहीं बुलाया गया। उसमें मुख्य रूप से संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए अमित शाह के कहने पर। आप दर्शक इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में को अमित शाह चला रहे हैं या नीतीश कुमार चला रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने 29 और 30 जून को रिजल्ट आने के बाद, सरकार बनने के बाद अपनी कार्यकारिणी की बैठक की दिल्ली के अंदर कार्यालय में, तो अमित शाह ने से इन्होंने डिमांड की कि हमारी मांगों का क्या हुआ। तो अमित शाह ने कहा पहले संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाइए, फिर बाद में बात करते हैं। संजय झा आरएसएस के थे, आरएसएस बीजेपी में, आरएसएस वाले ही बीजेपी में रहते हैं। बीजेपी छोड़ करके वह जेडीयू में आए, जेडीयू में आए या भेजे गए हैं, इसका तर्क इसमें हम लोग ढूंढेंगे। अब संजय झा उस बैठक में पटना के अंदर उपस्थित थे, लेकिन सबसे पुराने नेता को जेडीयू में वहां बैठक में नहीं बुलाया गया। वहां आए और आने के बाद जब उनका फोटो नहीं, तस्वीर था वहां और बाकी छोटे कार्यकर्ता का था, वह उठ के चले गए, कहे मैं जेडीयू में नहीं हूं। ऐसे मोड़ पे जो बैठक हुई उसमें आधा हिस्सा निकला कि हमें नरेंद्र मोदी के साथ ही रहना चाहिए, जो संजय झा से इत्तेफाक रखता है, और जो इत्तेफाक नहीं रखता है। मनीष वर्मा का जिक्र एक प्रोग्राम में आप दर्शकों को कहा था, मैं आईएएस अफसर थे, पटना के डीएम भी थे, वह जेडीयू में शामिल हो गए। वह नालंदा से ही आते हैं जहां से नीतीश कुमार आते हैं, मनीष वर्मा। आप दर्शक सर्च कीजिएगा मनीष वर्मा के बारे में तो मिलेगा कि पटना में डीएम थे वो। मनीष वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव नीतीश कुमार बना देते हैं, और जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय महासचिव बना देते हैं तो उनको पावर सारा दे दिया जाता है, संजय झा के पावर को छीन लिया जाता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लल्लन सिंह और संजय झा के जरिए जेडीयू को तोड़ने का प्रयास करती है। यह चीज हवा की तरह नीतीश कुमार भाप लेते हैं और 185 सदस्यों का 185 सदस्यों की कार्यकारिणी को उन्होंने भंग कर दिया। भंग करने से उन्हें फायदा हुआ कि उनकी पार्टी को एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान के तर्ज पर जो छीनने का प्रयास था कि वह 12 सांसद इनके साथ आ जाए, मोदी के चुनाव में न जाना पड़े दर बदल कानून के तहत, उस पर पानी फिर गया। तब उनकी पार्टी बची, नहीं तो वह 12 सांसद चले गए होते और उन्हें चुनाव नहीं लड़ना पड़ता।
और नरेंद्र मोदी 40 से 52 पे चले जाते, 240 सीटों से 252 सीटों पे चले जाते। वह अपने आप को नरेंद्र मोदी मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर 4 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड, या हार गए तो आरएसएस उठा के फेंक देगा, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वह चलेगा। तो 1252 हो जाती है और 7 एकनाथ शिंदे को इतना परेशान किया जाता है ईडी से कि उनके पार्टी को ही विलय भारतीय जनता पार्टी में करा दिया जाता, और 7 यानी कि 59 60 के आसपास पहुंच जाते और उन्हें कोई हिला नहीं पाता। चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे देवी गौड़ा के 2 लोग हैं, चाहे जयंत चौधरी के 2 लोग, इन लोगों को कैसे भी डरा करके अपने साथ रख लेते। इन तथ्यों पर, इस समीकरण पर वह अपने आप को मजबूत करना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने पानी फेर दिया। और यह चीज मीटिंग में भी नीतीश कुमार को आभास हो गया कि हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। और जब पहली बैठक में यह पता चला कि इसमें आधा लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, आधा चाहते हैं इंडिया गठबंधन के साथ रहे, दूसरी बैठक बुलाई तो यह पता चला कि आपको मिला क्या यहां आके, वह बताइए, क्वेश्चन हो गया। तब नीतीश कुमार का दिमाग ठनक गया। यह वजह रही कि वह नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन में नहीं आए, कि नरेंद्र मोदी को द्वारा उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया, बुलाया गया था नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए। चंद्रबाबू नायडू दूरी बना ली है, चंद्रबाबू नायडू भी नहीं आए। 100 दिनों का कार्य नहीं बता पा रही है कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर, यूट्यूब हैंडल पर उसने 100 दिनों का लेखा जोखा इनका पेश किया है। 1-1.5 मिनट का वीडियो है। आप लोग कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पे, राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा, या कांग्रेस ट्विटर एक्स जो हो गया है, एक्स हैंडल पर जाकर के देखिएगा, आप दह जाएंगे। और आप दर्शकों ने सुना होगा कि रेल दुर्घटनाएं जो हुई कैसे हुई, जब रेलवे में कवच लगाया गया है तो वह एक्सीडेंट कैसे हो रहे हैं, यानी कि वह सब धोखा देश को दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो है कर्मचारी कम होने की वजह से वह किया जा रहा है। 32 लाख तकरीबन सरकारी पदे केंद्र सरकार के नेतृत्व में खाली है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करता कि वह 32 लाख रोजगार को दे दी जाए। ना तो नायडू ने प्रेशर डाला, ना तो नीतीश कुमार प्रेशर डाल रहे हैं, बाकियों को डालेंगे नहीं, क्योंकि इक्का दुक्का है। जीतन राम मांझी मस्त है बिहार के, 1 सीट जीत करके आए, एमएसएमई मंत्री बन गए। अब मंत्री पद न जाए इसके लिए गुणगान गा रहे हैं, देश का बेड़ा गर्क हो जाए। युवा आत्महत्या करते रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बैठक में भी युवाओं को लेकर के कोई चर्चा, रोजगार को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुआ। अपनी पार्टी बचाने का, और क्या नरेंद्र मोदी के साथ रह करके चुनाव जीत सकते हैं, हमारी सीटें ज्यादा आ सकती है, इस पे चर्चा हुआ। लेकिन ना तो महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के, ना तो रोजगार को लेकर के, रोजगार कैसे दिया जाए, नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने एक वादा किया कि 34 लाख नौकरी हम बिहार में देंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 7 जन्म में 34 लाख नौकरी वह बिहार में नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। बिहार गवर्नमेंट की हैसियत नहीं है कि 34 लाख लोगों की सर्विस एक साथ में निकाल दे वैकेंसी हुआ। अगर 10-15 लाख की बात करते तो बात समझ आती। 12 लाख तक तो नौकरियां दे सकते, 15 लाख भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए रेवेन्यू का स्रोत क्या है बिहार का, जिससे सैलरी दी जाएगी? रेवेन्यू का स्रोत क्या है? जब तक इंडस्ट्रीज लगेगी नहीं, जब तक पावर सेंटर बिहार में नहीं लगेगा, तब तक आम लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। प्रवासी मजदूर होते रहेंगे, जाते रहेंगे, और वह दूसरे राज्यों में जाकर के बेइज्जत होते हैं। जब आप सोचिए कि जब दूसरे राज्यों में जाते हैं, राज ठाकरे जैसा व्यक्ति महाराष्ट्र में यह कहता है, जो नरेंद्र मोदी का सहयोगी है, वह कहता है कि एक बिहारी 100 बीमारी, तो उन बिहारी लोगों पर क्या गुजर रही होगी? कौन सी बीमारी है बिहारी पर?
क्या नीतीश कुमार इसका आभास है उन्हें कि उनके लिए हम रोजगार पैदा करें? बाईपास बनाना जरूरी है, ब्रिज बनाना जरूरी है, एयरपोर्ट बनाना जरूरी है, लेकिन रोजगार नहीं जरूरी है। बिहार और झारखंड अलग होने के बाद रेवेन्यू का स्रोत झारखंड में चला गया। तो 2005 से जो 20 साल से बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, वह क्या घास काट रहे हैं? 20 सालों में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लगाया उन्होंने जिससे रोजगार मिले? लेकिन इस पर चर्चा नहीं है और इस पर चर्चा नहीं हो रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि नीतीश कुमार के बैठक में यह निकला कि अपनी पार्टी के बारे में सोचा। जो एक सर्वे बिहार के अंदर आया, वह सर्वे नींद उड़ाने वाला था कि 112 सीटों पर एनडीए गठबंधन समाप्त हो जा रहा है और नीतीश कुमार 15-20-25 सीटों पर आकर के सिमट रहे हैं और इंडिया गठबंधन 229 सीटों के साथ अपनी सरकार बना रहा है। इसी फायदे नुकसान को लेकर के बैठक हुई कि इंडिया गठबंधन के साथ चलते हैं, अपनी सीटें ज्यादा आ जाएंगी। सीटें ज्यादा आने की जितनी लालसा है, युवाओं के रोजगार की उतनी लालसा नहीं है। नंबर